लास्ट क्लास में हमने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस जो है वो डिस्कस कर ली थी, जिसमें ये हमने डिस्कस कर लिया था कि किसी भी मैटर की पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी एसोसिएट होती है, और उसने रिलेशन भी दिया था कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। कोई भी पार्टिकल अगर उसका लीनियर मोमेंटम p है और उसके करस्पॉन्डिंग उससे एसोसिएट जो वेव है, उस वेव की वेवलेंथ लैम्डा ये होगी h अपॉन p। ठीक है ना। अच्छा, इस जो हाइपोथेसिस थी इसका एक प्रैक्टिकली प्रूफ हो रहा है बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में कहीं पर भी इस एक्सपेरिमेंट में कहीं पर भी डी ब्रोगली का नाम नहीं आएगा, लेकिन देखिएगा फिर भी किस तरह से इसको ऐसा कहा जाता है कि उसका प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट है, ये एक तरह से प्रैक्टिकली प्रूफ है उस हाइपोथेसिस का। समझते हैं बात को। देखिएगा डेविसन और जर्मर इन्होंने अपना खुद का अलग एक्सपेरिमेंट किया जिसका डी ब्रोगली से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल के ऊपर बम्बार्डिंग कराई, जिससे वापस इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होने लगे, डिफ्रेक्टेड होने लगे अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, और उससे वापस एक्सरेज निकलने लगी। वो एक्सरेज एक वेव है और उस वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट की। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है, और इससे मान लीजिएगा निकिल क्रिस्टल पर, किसी भी मेटल पे इन्होंने निकिल क्रिस्टल लिया, तो निकिल क्रिस्टल पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं वापस इलेक्ट्रॉन की एक बीम निकलती है, जिसे हम एक्सरेज कहते हैं, और उस एक्सरेज की वेवलेंथ कैलकुलेट की। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये अरेंजमेंट की है, जिसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉन घन, दूसरा पार्ट है आपके पास निकिल क्रिस्टल, और थर्ड पार्ट है डिटेक्टर या रोटेटिंग डिटेक्टर। डिटेक्ट करेगा ये, अभी समझाता हूं मैं कैसे। देखिएगा इलेक्ट्रॉन घन मतलब एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन इमिट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई टंगस्टन मेटल है, तो टंगस्टन मेटल को बहुत ज्यादा इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाकर थर्मल इमिशन के जरिए, या फिर आप इसके ऊपर वोल्टेज लगा रहे हैं और नुकीले अगर सिरे रहेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। और चाहे आप इसको थर्मली भी इमिट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिशन के अंदर हमने 3 तरीके देखे थे। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ठीक है, उनको डायफ्राम से होकर पास कराते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर डेविएट ना हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की जो भी इलेक्ट्रॉन हुए, इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट कराने के लिए, इनकी काइनेटिक एनर्जी के लिए यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दिए, जिसके अंदर पोटेंशियल को चेंज करके यहां की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकिल क्रिस्टल पर इंसिडेंट होंगे, ठीक है, तो वापस डिफ्लेक्ट होंगे हर डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये निकिल क्रिस्टल है, ठीक है, और जैसे ही बम्बार्डिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आने के बाद में हर डायरेक्शन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इधर आने के बाद में इधर भी जा रहे होंगे, जैसे इधर आने के बाद में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, इधर टकरा रहे होंगे, तो हर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे होंगे। अब इलेक्ट्रॉन की हर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, डिफ्रेक्ट हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, या इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, या इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, या इस डायरेक्शन में, इसके लिए रोटेटिंग डिटेक्टर ले लिया। डिटेक्टर के अंदर कोई आयनाइजेशन चेंबर है जिसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे ये गैस आयनाइज होने लगेगी, इसके कारण करंट फ्लो होने लगेगी, और ये इलेक्ट्रोमीटर उस इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। क्लियर यहां तक? अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे,
ये चेंबर हो गया, इधर ले लिया, इधर ले लिया, हर डायरेक्शन में। तो कहीं पर भी इंटेंसिटी कम है कि ज्यादा है, इसको मेजर करने के लिए ये काम में ले सकते हैं। क्लियर नहीं आता? अब बात को सुनो, ठीक है। अब देखिएगा, अब उन्होंने क्या किया, यहां से अलग अलग वोल्टेज सेट किया। जैसे पहले वोल्टेज सेट किया 44 वोल्ट, तो 44 वोल्ट वोल्टेज सेट किया, ठीक है। और यहां पर सब जगह जीरो, जैसे 5 डिग्री, जैसे यहां पे जो एंगल आ रहे हैं, ये जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये वापस इधर आ रही है, तो इसके बीच में 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, अलग अलग एंगल के ऊपर इंटेंसिटी कैलकुलेट की। अब देखिए, अलग अलग एंगल पे जो इंटेंसिटी कैलकुलेट की और एक टेबल बना ली, जैसे एंगल और इंटेंसिटी की। जैसे एंगल 10 डिग्री ले लिया, इंटेंसिटी की जो भी यूनिट आ रही है, जैसे 5 यूनिट, ठीक है ना। 15 डिग्री और कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 7 यूनिट, 20 डिग्री 6 यूनिट, 25 डिग्री अलग अलग, ठीक है। और एक ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ के अंदर किस किस के बीच में ग्राफ बनाया, देखिएगा। नॉर्मली जो ग्राफ होते हैं, ना, वो कार्टेशियन फॉर्म में होता है, मतलब एक्स और वाई के अंदर। कार्टेशियन फॉर्म में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई से देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है पी, एक्स कोमा वाई है, ठीक है ना, एक्स कोमा वाई है, तो जैसे ये वाली डिस्टेंस तो हो गई आपके लिए एक्स, और ये वाली डिस्टेंस हो गई वाई, ठीक है। एक होता है पोलर फॉर्म में ग्राफ। पोलर फॉर्म में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं आर कोमा थीटा से, ठीक है ना। आर कोमा थीटा क्या, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहां से ओरिजिन से इस पे एक लाइन खींचेगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ तो होती है आर, और इससे ये जो एंगल है वो होता है सपोज थीटा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट एक और भी होते हैं आर कोमा थीटा, ठीक है ना। किसी भी एक्सिस से एक लाइन खींच सकते हैं, एक एंगल, और उस लाइन की लेंथ कितनी है, ठीक है ना। तो अलग अलग एंगल, अलग अलग लेंथ के लिए वो एक पोलर फॉर्म में भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट है आर कोमा थीटा। तो यहां पे जितने भी जो ग्राफ बनाए हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में नहीं बनाकर पोलर फॉर्म में बनाए हुए हैं। अब बात को समझना, मतलब किसी से एक डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है, और एक किसी एक एक्सिस से एंगल। तो अब यहां पर क्या कि जो इसे टेबल बना ली कि भाई 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जैसे 44 वोल्टेज फिक्स कर दिया अभी तक, ठीक है ना। यहाँ पे 44 वोल्ट फिक्स किया, और यहाँ पे एंगल जो है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, सबके ऊपर इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रोमीटर से लेकर एक टेबल बना दी। जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। और एक ग्राफ बनाया कि इस तरह का कुछ ग्राफ बना कि जैसे यहां पर तो 844 वोल्ट, ठीक है ना, और यहां पर देख दी इंटेंसिटी, ठीक है। और या फिर आप ये दे दीजिएगा, यहां पर कोई डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में हम एंगल इधर से मेजर कर रहे हैं, या फिर ये हो गई कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे पहले 10 डिग्री के ऊपर 5 यूनिट, तो इससे 10 डिग्री का एंगल लो, 10 डिग्री का एंगल लेकर और 5 यूनिट, तो इससे 10 डिग्री के एंगल के ऊपर जैसे ये लाइन हो गई। अब 5 यूनिट है, तो इससे 5 यूनिट, सपोज 5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट बना देते हैं, 5 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब जैसे 15 डिग्री पर 7 यूनिट, तो 15 डिग्री का एंगल ले लिया, जैसे ये कितना हुआ 10 डिग्री, अब 15 डिग्री का एंगल लिया, और उस पर कितने पर 7 सेंटीमीटर, 7 यूनिट है, 7 समझने के लिए ये 7 हो गई। अब आगे 20 डिग्री पर 6, तो 20 डिग्री का फिर एंगल बनाएंगे यूं, और 6, तो यहां पर आ गई कोई 6, ठीक है ना। अब आप इसको सबको मिटा दीजिएगा और इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो इन पॉइंट्स को मिलाने से कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा ना,
इस तरह का कुछ ना कुछ ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो इससे जब ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ कुछ इस तरह की शेप में आया आ रहा है। इसका मतलब जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, तो अलग अलग एंगल हो गए इससे। इस पॉइंट के लिए अलग अलग एंगल हो गए, और ये होता है पोलर ग्राफ। ठीक है ना, तो जब ये ग्राफ बनाया था, मैंने ग्राफ ये यहाँ पे बना रखे हैं, तो जब 44 वोल्ट यहाँ पे सेट किया और इलेक्ट्रॉन हर एंगल के ऊपर देखकर, तो ग्राफ कुछ इस शेप में आया। ठीक है ना। अच्छा, यहीं पर अभी 44 वोल्ट की जगह आपने सेट किया 54 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज पे लिया। 3 एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे लिया 54 वोल्ट, तो हर जगह क्या किया, 50 वोल्ट सेट कर दिया यहाँ पे। अब वापस वही कहानी रिपीट कर दी, यहाँ तो छेड़ना ही नहीं है 50 वोल्ट पर, फिर वही 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री करते करते अलग ग्राफ बनाया, तो कुछ ग्राफ इस तरह का आया। और यही कहानी फिर वापस चेक की 64 वोल्ट पर भी, तब ग्राफ ऐसा आया। ठीक है, तो इस ग्राफ में ये देखा गया कि जब 54 वोल्ट के ऊपर और यहां से 50 डिग्री के एंगल पर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आई। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो स्कैटरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफ्रैक्शन हो रहा है 54 वोल्ट के ऊपर, 854 वोल्ट और 50 डिग्री एंगल के ऊपर हो रहा है। अब इसके जरिए अब इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने के लिए एक इक्वेशन होती है, ब्रेग इक्वेशन। ठीक है ना, वो ब्रेग इक्वेशन क्या है? ब्रेग इक्वेशन है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है ना, डी है निकल क्रिस्टल के दो एटम के बीच की डिस्टेंस। अब निकल क्रिस्टल के लिए क्या है, इसको मैं देखिए यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। 854 वोल्ट तो मैं यहां लिख देता हूं 854 वोल्ट। ठीक है ना, उसको मैं देखो यहां समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिएगा ये निकल क्रिस्टल है, ये निकल क्रिस्टल के एटम्स है जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूं। ठीक है ना, अब मान लीजिएगा यहां से ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है ना, अब यहां से ये जैसे ही किसी एक एटम पर आ रहे हैं तो डिफ्रेक्ट होकर वापस चले जाएंगे। ये मान लीजिएगा ये वापस चले गए। अच्छा, और भी आ रहे होंगे, ये मान लीजिएगा कोई इलेक्ट्रॉन बीम इधर से भी आ रही होगी। ठीक है, ये भी वापस आ रही होगी। अब अगर मान लीजिएगा सारे एटम्स के ऊपर यहां से भी आ रही होगी। ठीक है, अब एंगल बनाते हैं। एंगल हमेशा नॉर्मल से लेते हैं, ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे ये बात, और ऑप्टिक्स अगर पढ़ रखी है तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये एंगल मान लीजिएगा है थीटा। ठीक है ना, तो अब देखिएगा यहां से डिफ्रेक्टेड लाइट, ये भी डिफ्रेक्टेड लाइट, सॉरी डिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, न कि लाइट, डिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो गई निकल क्रिस्टल के बीच की डिस्टेंस जो होगी डी। इसको कहते हैं डी, जो कि होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, अब बताओ आप, ये एंगल थीटा है। अब अगर मान लीजिएगा एक वेव तो यहां से चली ए से, और एक इलेक्ट्रॉन बीम चली यहां से बी से, जो कि वेव की तरफ ट्रीट कर रही होगी, एक्सरे चल रही है। ठीक है, तो अब ए और बी में जो चल रही है उसके अंदर कितना डिफ्रेक्शन, मतलब पाथ डिफरेंस कितना, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करें कि इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा। ये मान लीजिएगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है, अब ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, ये पूरा हो गया 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा।
ये एंगल बन गया थीटा। तो अब ये हो गई डिस्टेंस है डी। अब तो यहां से जो वेव चल रही है, जो यहां से वेव चल रही है, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, पथ में डिफरेंस, ये तो यहां से चल रही है, एक परपेंडिकुलर कर दिया इसको, तो अब ये भी कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो अब देखें आप, तो ये वाली वेव जो यहां से चल रही है इतना एक्स्ट्रा चल रही है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, ए सी। तो पाथ डिफरेंस ये कितना हो गया, ए सी, और ए सी हो गया कितना। अब यहां पे देखिएगा, ये डिस्टेंस है डी, ये एंगल है थीटा, तो जिधर एंगल बन रहा है वो वाला कंपोनेंट हो जाता है कोस का, बचा हुआ साइन का। ये डी है, तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो गया, डी कोस थीटा, और बचा हुआ डी साइन थीटा। और चाहे तो आप साइन थीटा या कोस थीटा निकाल के देख लीजिएगा इसमें, तो डी साइन थीटा निकाल लीजिएगा भले। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखो देखिए आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी, और हाइपोटेनिस क्या हो गया, ए बी, मतलब ए सी अपॉन डी। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, डी साइन थीटा। तो ए सी बराबर डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस ए सी जो कि कितना आ गया, डी साइन थीटा। ठीक है ना। अब यहां से केवल दो बीम की अगर बात कहें, तो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी यदि मिले, ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपने पढ़ लिया होगा कि पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा मतलब एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो डी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा, इसी को ब्रेग इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे डी हो गई निकेल क्रिस्टल के बीच की डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ निकेल क्रिस्टल, ठीक है, जो कि होती है 2.15 एंगस्ट्रोम। थीटा 50 डिग्री हो ही गया, एन इक्वल टू 1, ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन हमेशा 1 ही रखना है इसमें। ठीक है, तो इससे मतलब 2.15 एंगस्ट्रोम इंटू साइन 50 डिग्री इक्वल टू लेमडा, और जब लेमडा की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आती है 1.65 एंगस्ट्रोम। अब देखिएगा 1.65 एंगस्ट्रोम, ये वेवलेंथ आ रही है किसकी, उस इलेक्ट्रॉन की जिसको 54 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है और इलेक्ट्रॉन बीम की तरह वर्क कर रहा है। एक्सरे जो निकल रही है उस एक्सरेज की जो इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ आई है। इस वेवलेंथ निकालते टाइम हमने डी ब्रोगली को कहीं पर भी हमने उसको याद नहीं किया, उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब बात करते हैं कि डी ब्रोगली से, ठीक है, तो डी ब्रोगली की अगर बात करें अब, तो डी ब्रोगली से भी तो अपन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, तो बताएंगे डी ब्रोगली से जरिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रोम। ठीक है, तो जब लैम्डा ई, तो डी ब्रोगली से तो 12.27 अपॉन रूट 54 एंगस्ट्रोम जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.67 एंगस्ट्रोम। और देखिए लगभग सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इसका मतलब डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या है, सही है, और ये एक्सपेरिमेंट उसका प्रैक्टिकली प्रूफ है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि किसी मैटर के ड्यूल नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कई बार इसमें क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच सपोर्ट द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड एक्सप्लेन इट। तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और ये एक तरह से उसका एनालिसिस है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत